हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर दौरे पर आज रहे। यहां अमरकंटक के सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश में नर्मदा सेवा मिशन की प्रगति और नर्मदा पुनर्जीवन कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक में वो शामिल हुए। बैठक में नर्मदा नदी के तटीय इलाके के उत्थान और विकास को लेकर मंथन हुआ। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, हमारी आस्था और श्रद्धा का वो केंद्र है। मां नर्मदा की धारा निरंतर बहती रहे, इसके लिए नर्मदा सेवा मिशन बनाकर कई काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। नर्मदा मां ही है जो मध्य प्रदेश के लोगों की प्यास बुझाती है। मां हमें सिंचाई का पानी, पीने का पानी और बिजली के लिए पानी देती हैं। आपको यह भी बता दें कि बैठक में सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल, ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री विजय शाह, बिसाहूलाल सिंह और मीना सिंह ये भी मौजूद रहे। नर्मदा जी हमारी आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है, लेकिन भौतिक रूप से अगर मध्य प्रदेश को देखें तो सिंचाई का पानी, पीने का पानी, बिजली जो कुछ देती है हमको नर्मदा जी देती है। नर्मदा जी है तो मध्य प्रदेश है, और इसलिए नर्मदा सेवा मिशन बना के कई काम मध्य प्रदेश सरकार ने, नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहती रहे, निरंतर प्रवाहमान रहे और हमें जीवन देती रहे, इसलिए कई काम किए थे। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत लाउड होने लगी है। दरअसल हिंदूवादी छवि के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया ने बयान दिया, तो कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी इस मामले में ट्वीट कर दिया। दोनों ने ही इस बात का समर्थन किया है कि मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने इसके विपरीत राय रखी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हें चलने देना चाहिए। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। अभी धार्मिक स्थलों तो कल धार्मिक आयोजनों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध की मांग उठेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी आया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि जरूरी नहीं कि हर बात के लिए कानून बनाया जाए, आपसी समझ भी कोई चीज होती है। इस बात पर विचार होना चाहिए कि समाज को किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। यात्राएं निकल रही हैं रामनवमी की, और इसकी इस पे ये धूमधाम नहीं की। जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को चलने देना चाहिए जो लोग चाहते हैं, क्योंकि बात वो लोग कर रहे हैं जो चुने हुए लोग हैं, तो जनता की बात भी करें। समाज को क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप इन डिस्कशन में सहमति के आधार पर भी चीजें की जा सकती है। ऐसा नहीं कि केवल कानून बना के किया जा सकता है, इन बातों की सहमति भी बनाई जा सकती है। मनुष्य बात तो ठीक है। इधर मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। आज ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत प्रदेश के बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजधानी भोपाल में अमित शाह के दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कार्य समिति को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला और कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया, इसी की वजह से उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 52 जिलों के आए मोर्चा अध्यक्ष मौजूद रहे। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का कुर्ता खींचे जाने के सवाल को टालते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस जितना अपमान डॉक्टर अंबेडकर का कर सकती थी, जितना विरोध कर सकती थी, हमेशा किया।
कभी उनको सम्मान देने की दृष्टि से कोई एक काम कांग्रेस बताए? कभी नहीं किया। कांग्रेस ने भारत रत्न भी उनको नहीं दिया। मध्य प्रदेश मिशन 2023 की कवायद में कांग्रेस भी जुट गई है। कांग्रेस के संगठन में कसावट लाने और आगामी विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी मित्तल और सुधांशु त्रिपाठी आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीपी मित्तल होशंगाबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले, जबकि सुधांशु त्रिपाठी राजगढ़ में कार्यकर्ताओं से मिले। बैतूल लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी और आदिवासी नेता रामू टेकाम के विवाह में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। समारोह के बाद कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी। साथ ही कहा कि शिवराज सिंह जी की घोषणाएं और आश्वासन ध्यान मोड़ने की राजनीति है। वो सोचते हैं कि जनता को फिर से मूर्ख बनाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले 2 माह में 22,000 सहकारी समितियों के चुनाव होंगे। साल 2012 के बाद सरकार ने इन चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की है, यानी 12 के बाद अभी अधिसूचना जारी की गई है। विधानसभा चुनाव 23 के ठीक पहले 60 लाख सदस्यों समेत 55 लाख किसान सीधे सहकारिता चुनावों से जुड़ेंगे। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल गांवों, किसानों और समितियों में पकड़ के लिए पूरी जोर शोर से जुटेंगी, क्योंकि इस चुनाव में पार्टी सिंबल पर नहीं लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थन के आधार पर ही लड़ा जाता है। अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं भाजपा ने कहा कि जो पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाती वो नॉन सिंबल इलेक्शन में क्या खाक लड़ेगी। सहकारिता जो कंसेप्ट है इसको पूरी तरह से बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। और आज जो किसान परेशान हो रहा है वो केवल इसीलिए कि बीजेपी की सरकार जब से आई 15-16 साल तब से वो ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो इसमें दखल रखते हैं वो पूरी तरह से नज़र रखेंगे और कोई एक तरफा चीज़ नहीं होने देंगे। जल्द ही चुनाव होंगे, इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। सहकारिता के माध्यम से जिन समितियों के चुनाव ड्यू हैं उनमें चुने हुए प्रतिनिधि आ जाएं, कामकाज संभालें, उनकी सोसाइटियों के माध्यम से किसान, गैर किसान सभी लोग समृद्ध हों, यही हमारा प्रयास है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज जबलपुर पहुंचे थे। अपने जबलपुर दौरे की शुरुआत मंत्री विश्वास सारंग ने महाकौशल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण से किया। विश्वास सारंग मेडिकल परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। यहां विश्वास सारंग ने एनएसवाई, आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड का निरीक्षण किया और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और इलाज के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने इलाज के लिए भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बात की और उनकी परेशानियों को दूर करने का आश्वासन दिया। अस्पताल में पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और संपूर्ण अंचल के पेशेंट्स आते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर्स पूरी मेहनत करके इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको ठीक करने के हमने निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सड़क के रास्ते दोबारा सत्ता में आने के लिए एक खाका खींच रही है, यानी सरकार प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत अन्य जिलों की 2480 किलोमीटर लंबाई की 709 सड़कें चिन्हित कर ली गई हैं। इनका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। सड़कें अच्छी हों तो लंबा सफर भी आसान लगने लगता है और सड़कें खराब हों तो आसान सफर भी मुश्किल लगने लगता है। यही सड़कें सत्ता तक पहुंचाती भी हैं, यही सड़कें सत्ता से बेदखल करती भी हैं। 2003 विधानसभा चुनाव भला कौन भूल सकता है जब दिग्विजय सरकार की रफ्तार पर खराब सड़कों ने ब्रेक लगा दिया था। यही वजह है कि 2023 में बीजेपी सरकार फिर से सत्ता में वापसी के लिए सियासी सड़क बनाने जा रही है।
दरअसल सत्तारूढ़ दल बीजेपी के विधायकों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कम लंबाई की सड़कें प्राथमिकता के आधार पर बनाने की मांग की थी। सरकार के दिशा निर्देश पर योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का खाका तैयार किया गया, जिसके तहत 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए नई योजना भी तैयार की जा रही है। सड़कों का निर्माण बिना भेदभाव के होगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई सड़क एक विधानसभा से निकल रही है तो दूसरी विधानसभा के समय बंद कर दी जाएगी। ये गलत बात है। बिना भेदभाव की सड़कें और विधायकों की मांग पर सड़कें, हर क्षेत्र में सड़कें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सड़कें, पक्की सड़कें, अच्छी सड़कें, इनका काम लगातार कर रहा है। इसका चुनाव से संबंध नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए तक के कामों के जो प्रस्ताव मांगे थे, उसमें भी अधिकांश ने सड़क निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी थी। इसके आधार पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जगह सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में 1985 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। पर इन सड़कों में केवल बीजेपी विधायकों के प्रस्तावों को ही तरजीह दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति जता रही है। सरकार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, चुन चुनकर काम कर रही है। 709 सड़कें चुनी हैं जो बीजेपी के एमएलए ने प्रस्ताव दिए उसके आधार पर, जबकि सरकार को समान दृष्टिकोण रखना चाहिए पूरे प्रदेश की जनता के साथ में, चाहे कांग्रेस का एमएलए हो चाहे बीजेपी का एमएलए हो, हर जगह सड़कों का निर्माण करना चाहिए। मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता तय करने में कांग्रेस को 15 साल लगे थे, पर कांग्रेस अपना सियासी रास्ता लंबा नहीं तय कर पाई। बीजेपी को मालूम है कि सियासत में लंबे फासले कैसे तय किए जाते हैं। ऐसे में बीजेपी का ध्यान उन सड़कों पर ज्यादा है जो हमेशा सत्ता तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब ये सड़कें सत्ता तक पहुंचाती हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल खंडवा में समाजसेवी सुनील जैन ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि नौचंडी मेले में स्टार नाइट का आयोजन किया गया, जिसके लिए अमीषा पटेल को इनवाइट किया गया था। अमीषा पटेल आई, लेकिन सिर्फ 3 से 10 मिनट ही यहाँ रुकी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि उन्हें यहाँ आने के लिए बकायदा राशि का भुगतान किया गया है। इतना ही नहीं, वे तय कार्यक्रम के मुताबिक नौचंडी धाम में नहीं पहुंची, सिर्फ मंदिर के बाहर से जूते पहने दर्शन कर स्टेज पर चली गईं, जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं थाना प्रभारी बलजीत सिंह का कहना है कि इस पूरे मामले में पहले शिकायती पत्र के आधार पर छानबीन की जाएगी, उसके बाद ही मामले में किसी भी तरह का कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अमीषा पटेल भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने खंडवा आई थी। बराबर उसका पेमेंट करने के बावजूद वो मात्र 3 मिनट यहाँ पर रुककर और खंडवा की जनता को नाराज करके चली गई। आज ये खंडवा की जनता का अपमान है। आज सिटी कोतवाली में पहुंचकर हमने उनके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि कहीं ना कहीं ये 420 का मामला है और इस पर प्रकरण दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। राजधानी भोपाल के लाल घाटी एरिया में शनिवार रविवार की दरमियानी रात लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। मामला केयरवेल नाम के एक निजी अस्पताल का है। यहां तीसरी मंजिल पर भर्ती मरीजों के परिजन ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए लिफ्ट में चढ़े, लेकिन यहां 4 लोगों की क्षमता वाली लिफ्ट में करीब 10 लोग सवार हो गए। ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट स्लिप होकर गिर गई और 5 लोग घायल हो गए। उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल स्टाफ ने रेस्क्यू कर इलाज शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, जितनी क्षमता हो उतने ही लोग चढ़िए, ये सबक है आपके लिए। अब वो लोग जबरदस्ती घुस गए। जो लिफ्ट का ऑपरेटर था वो भी हट गया। गार्ड वहाँ पे है, गार्ड से भी बातचीत की हो गई तो सब हट गए। वो लोग बैठ करके चले। करीब 13-14 आदमी थे उसके अंदर निकाले थे और इसके बाद से वो लोग गिरे। गिरने के बाद सबका एक्सरे कराया, किसी का कोई ज़्यादा चोट नहीं थी। इंदौर के राऊ में पकड़े गए फर्जी एडवाइजरी गैंग के अकाउंट्स की पुलिस जांच कर रही है। अब तक पुलिस को 6 अकाउंट से तकरीबन 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। दरअसल इंदौर के राऊ पुलिस ने एक ऐसी फर्जी एडवाइजरी गैंग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को मुनाफा कमाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से 13 लाख रुपए नगद, 25 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 2 कार और कई प्रॉपर्टी के कागजात बरामद किए हैं।
और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।